का बिजनेस एनवायरनमेंट की क्लास लूंगी जो आप लोगों का है पेपर नंबर 4। ठीक है, तो जो इसका पहला चैप्टर है ये बेसिकली आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को अपन सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में दो वर्ड आते हैं, एक आता है बिजनेस और एक आता है एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस जो हम चला रहे हैं और एनवायरनमेंट जहां पे बिजनेस हमारा चल रहा है। ठीक है, तो बिजनेस को चलाने के लिए हम किस एनवायरनमेंट में चला रहे हैं उसको समझना जरूरी है, ताकि क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसको और समराइज करके ऐसा बोला गया है कि जो एनवायरनमेंट है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कलेक्शन और सम ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंपनी के फंक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, एंड हाउ अ कंपनी वर्क्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, वो किस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये सारी चीजें हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट का एक नेचर पढ़ लेते हैं कि वो उसका नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले है डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, है ना। तो बिजनेस और एनवायरनमेंट ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बिजनेस कैसे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको बिजनेस को देखते हुए काम करना पड़ता है। और एनवायरनमेंट कैसे बिजनेस पर डिपेंडेंट है कि इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ रेगुलेशन या फिर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होना जरूरी होता है। तो इस तरीके से एनवायरमेंट और बिजनेस दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फिर ये जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है का मतलब कि बिजनेस जिस किसी भी सिनेरियो में है वो उस सिनेरियो में ढलने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, फिर तीसरा है मल्टीफेरियस इन नेचर। मल्टीफेरियस इन नेचर का मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सारे टाइप का हो सकता है। इसको हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सिनेरियो। ये मोबिलिटी से ही रिलेटेड करता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये फ्लेक्सिबल है ना। देखिए, एनवायरनमेंट क्या है, ये एवर चेंजिंग है। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, ये एवर चेंजिंग है, ये हर हफ्ते या हर दिन में ये बदलते रहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है कि ये जो चेंजिंग सिनेरियो है उसे समझने की कोशिश करता है, ताकि बिजनेसेस क्या कर सके, इन चेंजेस को अडेप्ट कर सके, इन चीजों को, इन चेंजिंग को क्या कर सके, अपना सके। फिर है नॉलेज ऑफ डेंजर बाय एक्सीडेंट चेंजेस। ठीक है, तो अगर कोई भी थी कि जब भी अगर आपका किसी चीज का मीनिंग या डेफिनेशन पूछा जाए, है ना, डेफिनेशन या मीनिंग पूछा जाए, सबसे पहले आपकी बुक में बहुत सारे डेफिनेशन दिए हुए रहते हैं अलग अलग ऑथर्स के। ठीक है, तो उसमें से आप एक को पढ़ेंगे ताकि आप उसको एग्जाम में लिख सके, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है ना। पेज नंबर है 2। अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल refers to that sum total of factors external to the business firm and that greatly influence their functioning.
ठीक है, तो यहाँ पे कीथ जो डेविस है वो बेसिकली फोकस किया है बिजनेस एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर्स में कि वो किस तरीके से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि इन दिस डेफिनेशन डेविस एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन शेपिंग द फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस फर्म। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ये एक कलेक्शन है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का। ठीक है, और ये फैक्टर्स कंपनी के फंक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं और कैसे कंपनी काम करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेसेस में, ये चीजें हम बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। फिर हम आते हैं इसके एसेंशियल्स कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें एसेंशियल हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये बिजनेसेस के लिए प्रोवाइड करता है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट भी होते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में जहां हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट थ्रू अ एनालिसिस ऑफ ए बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे कि an organization can identify potential opportunities in an Indian market through an analysis of economic and demographic factors। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी पा सकता है इंडियन मार्केट में। कैसे पा सकता है? अगर हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें हमारे इंडिया का इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक फैक्टर्स को। ठीक है, ये हमारे लिए एक थ्रेट भी हो सकता है। कैसे? अगर हमने बेहतर तरीके से अपनी इंडियन मार्केट का इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक प्रोफाइल को नहीं पढ़ा तो वो हमारे लिए एक थ्रेट भी हो सकता है और एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। फिर है फॉर्मुलेटिव इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो ये हमको हेल्प करेगा अपने बिजनेस के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बाय एनालिसिंग द social and cultural factors that influence consumer behavior in India। डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग होता है कि वो एक अमाउंट होता है जो कि एक इंसान के पास होता है, जो आफ्टर टैक्स पे करने के पास हमारे पास जो पैसे बचते हैं, है ना, उसे अपन बोलते हैं इन डिस्पोजेबल इनकम। जो हम खर्च कर सकते हैं आफ्टर पेइंग टैक्सेस उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, यहाँ पे अपन थे फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को के हेल्प से कैसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है तो हम उसको कैसे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? बाय एनालिसिंग सोशल एंड कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केट। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए हमको एनालिसिस करना पड़ेगा सोशल और कल्चरल फैक्टर जो कि किससे रिलेटेड होता है, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड होता है। अगर हम सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे तो हम इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फिर हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमको ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प भी करता है कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है इंडिया में उसे समझने के लिए, क्योंकि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स या फिर बोल सकते हैं बहुत डायनेमिक होता है। ठीक है, डायनेमिक का मतलब होता है कि वो हर दिन क्या होता रहता है, वो चेंज होते रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी है कि वो अवेयर रहे कि क्या लॉ
या फिर क्या रेगुलेशन है कि जो उनके ऑपरेशन में, उनके बिजनेस ऑपरेशन में इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नीड टू बी अवेयर ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स द इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, उसे अवेयर होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने आपकी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है आपकी, उस इंडस्ट्री के लिए क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और किसके अंदर आपको काम करना है। फिर आते हैं हम अडेप्टिंग टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। तो जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का ये नेचर ही है कि वो बिजनेसेस को हेल्प करता है चेंजेस जो आते रहते हैं मार्केट में, उसे अडेप्ट करने में। ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट है वो बहुत डायनामिक है, वो हर दिन चेंज होते रहता है, कॉन्स्टेंटली क्या होता रहता है, वो चेंज होते रहता है। तो उसे हेल्प करता है एडेप्टेशन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री नीड टू बी अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजिकल advancement and disruption in the market and adapt its strategies accordingly। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कंपनीज ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करती है उनको अवेयर होना चाहिए टेक्नोलॉजी से। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी, चेंजिंग टेक्नोलॉजी को उनको क्या करना चाहिए, अडेप्ट करना सिखाती है बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर है लास्ट है आपका बिल्डिंग रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्टेक होल्डर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में। यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं हमारे, जो सप्लायर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड अप होती है, वो वे हमारे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इनकी नीड या फिर जो इनकी एक्सपेक्टेशन है, उनको वो क्या करती है, पहचानने की कोशिश करती है। हेल्प, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है ये सारी चीजों, जैसे कि उनके जो नीड है, उनके जो एक्सपेक्टेशन है, उस सबको फुलफिल और उनको जानने के लिए हेल्प करती है। तो ये कुछ एसेंशियल्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके कंपोनेंट्स में। जैसे कि मैंने इसके नेचर में कहा था कि ये मल्टीफीरियस इन नेचर है। मल्टीफीरियस मतलब ये बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर में दिख रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे 5 टाइप के हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, और एक है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है, एक से, वो दिया हुआ आपका है इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये 6 टाइप के कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, inflation, exchange rate, interest rate, and availability of resources. For instance, the recent economic reform in India, such as goods and sales tax and the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), has created a more valuable economic environment for businesses to operate. ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसमें क्या क्या चीजें आती है, हमारे इकोनॉमिक का ग्रोथ, इन्फ्लेशन, जो एक्सचेंज रेट चल रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है। जैसे कि जो भी इकोनॉमिक चेंजेस जो आते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल दिया हुआ है कि रिसेंट हमारे
कुछ साल पहले ही हमारे इकोनॉमिक में एक रिसेंट रिफॉर्म आया है ना। जो इनडायरेक्ट वैट टैक्स वगैरह होते थे उसको रिप्लेस किया गया है गुड्स एंड सेल्स टैक्स से, जिसे अपन बोलते हैं जीएसटी। आप सभी को पता है ना। ये यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चीजें चेंज की गई हैं। इकोनॉमिक क्या हुआ है, चेंज हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है ना। तो जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ होते हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ करके एक आपका जो थर्ड चैप्टर इसमें हम इसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पे ये जानना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक चेंज एनवायरनमेंट में फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिक का ग्रोथ, है ना, इन्फ्लेशन हो रहा है कि नहीं, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है या घट रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ में आती है। इसके एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था इंडिया में जो कि था जीएसटी और एक आईबीसी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सोशल एनवायरनमेंट में। सोशल एनवायरनमेंट क्या है, कंसिस्ट ऑफ custom and tradition of the society in which business is existing। जहां पे बिजनेस हमारा एग्जिस्ट कर रहा है उस एनवायरमेंट का क्या कस्टम है या फिर क्या ट्रेडिशन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं सोशल एनवायरमेंट में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। It includes the standard of living, taste, preference, and education level of the people living in the society where business exists। मतलब आपका बिजनेस जिस जगह पर है उसके आसपास के लोगों का हम क्या करते हैं, एक सर्वे लेते हैं कि उनका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी क्या पसंद है, उनके क्या टेस्ट प्रेफरेंस है, उनका क्या एजुकेशन लेवल है, और वह किस तरीके से उनका लाइव है। ठीक है, ये और भी इंक्लूड करता है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 6 में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है social environment in influenced by cultural, demographic, and social factor that impact consumer behavior, preferences, and expectation। For instance, social environment in India is diverse and complex, with a large population that is characterized by different religion, language, and culture। ठीक है, तो सोशल एनवायरनमेंट को भी ध्यान देखते हुए बिजनेसेस अपना काम करते हैं या फिर बिजनेसेस अपना बिजनेस चलाते हैं एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। ये क्या इंक्लूड करता है, फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज government in power, attitude of government towards different group of societies, policy changes implemented by different governments, etc। The political environment has an immediate and great impact on business transactions, so businessman must scan this environment very carefully। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो भी गवर्नमेंट के लॉ और रेगुलेशन होते हैं जो कि बिजनेसेस पे लागू होते हैं, जो बिजनेसेस पे लागू होने के साथ साथ बिजनेसेस के फंक्शन या उनके ट्रांजैक्शन में उनको इम्पैक्ट करते हैं, तो ये बिजनेसेस को बहुत जरूरी होता है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसे बहुत बेहतर तरीके से, फिर बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, उसे स्कैन करें। ठीक है, क्या क्या इस चीज में इन्वॉल्व होती है, लॉ, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज दैट इम्पैक्ट द बिजनेस ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। फॉर इंस्टेंस, political environment in India is shaped by government policies and regulation। ठीक है, एंड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो यहाँ पे बिजनेस बिजनेस अगर आपको किसी जगह पे बिजनेस करना है तो आपको वहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी स्कैन करना पड़ेगा कि वहां पे क्या बिजनेसेस को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लीगल एनवायरनमेंट में। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट द law and various legislation passed in the parliament। The businessman cannot overlook the legislation because he has to perform his business transaction within the framework of legal
एनवायरमेंट। तो लीगल एनवायरमेंट यहाँ पे क्या है? रूल और रेगुलेशन जो फ्रेम किए गए हैं बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये लीगल एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ही करती है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से अलग होता है। यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं किन किन के बीच में? ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर के बीच में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द लीगल एनवायरनमेंट इन इंडिया is complex and dynamic, and organization need to be aware of the law and regulation that impact their organization। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आपको जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उससे रिलेटेड है। लीगल एनवायरनमेंट में जो कंपनी लीगली बाउंडेड होती है ना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, है ना। तो कंपनीज होती है वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, तो उन कंपनी एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, उनको वो ओवरलुक नहीं कर सकती। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्राइवेट कंपनी का ऐसा रूल है कि उसके फाउंडिंग मेंबर सिर्फ 4 हो सकते हैं, तो आप उस फाउंडिंग मेंबर के 4 के अलावा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं और उससे आप ज्यादा नहीं कर सकते। एक बिजनेसमैन उसे ओवरलुक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का लॉ और रूल या लॉ और रेगुलेशन है, या फिर लीगल फ्रेमवर्क है जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करता है उसके ऑपरेशन में। नेक्स्ट हम आते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। Technological environment refers to the changing take changes take place in the method of production, use of new equipment and machineries to improve the quality of product. The businessman must closely monitor the technological changes taking place in his industry, because he will have to implement these changes to remain in the competitive market। तो आप लोगों को पता ही है कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, तो ऐसी या फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रहा है वेरियस प्रोडक्ट्स में, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी काम करना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट बनने के मेथड में, है ना, लेबर की जगह आजकल मशीनरी उनको रिप्लेस कर रही है, तो वो मशीनरी की इम्प्रूवमेंट, नए इक्विपमेंट और इनके साथ साथ जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, है ना, वो चीज भी बिजनेसमैन को क्लोजली क्या करना चाहिए? मॉनिटर करना चाहिए। और ये जो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है उससे अप टू डेट रहना चाहिए, है ना, ताकि वो क्या कर सकते इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में। क्योंकि एक बिजनेसमैन एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर एक होमोजीनियस प्रोडक्ट में काम नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे कि आपके बुक में लिखा हुआ है, it is influenced by advanced technology, innovation and disruption that impact the way organization operate and deliver product and services. For example, the recent technology advancement in India is such as Digital India initiative have created a more valuable technological environment फॉर बिजनेसेस टू ऑपरेट। यहाँ पे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक एग्जाम्पल है एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का। ठीक है, कि कैसे एनवायरमेंट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं और बिजनेसेस या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे उन चेंजेस को अडेप्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, environmental regulation that impact the sustainability of business environment and their impact in organization। ठीक है, अब आप लोगों को पता ही होगा आजकल क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, है ना, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, ये इन सब के बारे में बहुत बातें होती रहती है ना। सबसे ज्यादा तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात होती है। आप लोगों को पता है सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है?
देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो, देखिए, जो रिसोर्सेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो रिसोर्सेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट है, उसे इस तरीके से यूज करना कि वो हमारे लिए आज भी अवेलेबल हो, और हमारे फ्यूचर में जो जो भी आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी वो बचा रहे, है ना। तो आज की जरूरतों को पूरा करते हुए और कल की जरूरतों के लिए बचाते हुए रिसोर्सेस को यूज करना, उसे ही, उसका मतलब ही होता है सस्टेन करना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है ना, कि हम आज के लिए भी, हमारे आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसे पूरा करें, और जो फ्यूचर में भी उस चीज को बचाए, ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसे यूज कर सके। ठीक है, उसे बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। चेंज, नेचुरल डिजास्टर, तो ये सारी चीजें ऊपर भी आजकल बहुत बात की जा रही है, बिजनेस रिलेटेड ही। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है बिजनेसेस के ऑपरेशन को। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द recent focus on sustainability and eco-friendly initiative in India has created a more favorable ecological environment for businesses to operate। ठीक है, तो बिजनेसेस को इस तरीके से यूज करना, ठीक है, कि वो इको फ्रेंडली भी हो प्लस सस्टेनेबल भी हो। सस्टेनेबल जैसे कि मैंने बताया कि आज की जरूरतों को पूरा करते हुए और फ्यूचर की जरूरतों को ध्यान रखते हुए जो रिसोर्सेज है हमारे पास, है ना, उसे इस तरीके से यूज करना कि वो आज भी हो, और हमारे पास आने वाले जनरेशन, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये है कुछ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर हम आते हैं, जैसे कि आप लोगों के पेज नंबर 7 में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये पीपीटी में देखिए, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग में ही पढ़ा था कि वो होता क्या है। तो एक्चुअल में क्या है, वो एक कंपोजिशन है, या फिर बोल सकते हैं कलेक्शन है ऑफ क्या है, टू फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक पूरा एक बिजनेस है, ये जो बीच में एक सर्कल है वो एक पूरा क्या है, एक बिजनेस है। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करती है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स, वर्कर्स या कस्टमर्स। इंटरनली बोल सकते हैं, या तो फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे। ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो एक्सटर्नली हमको अफेक्ट करता है, जैसे कि हमने जो कंपोनेंट्स देखे, वो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस या फिर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसको एक्सटर्नली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक, सोशल, कॉम्पिटिटिव, ग्लोबल और टेक्नोलॉजिकल। ये सारी चीजें ये हैं जो हमको ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली बाहर से इम्पैक्ट करती है। इंटरनली नहीं करती, लेकिन हमको बाहर से करती है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनल में क्या क्या चीजें आएंगी हमारी, जो हमको इंटरनली अफेक्ट करती है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द कंपनी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, है ना, वैल्यू सिस्टम, विजन, मिशन, लेबर यूनियन, कॉर्पोरेट कल्चर। आपके बुक में और भी बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि क्वालिटी एंड साइज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। मतलब ऐसी चीजें जो हमको इंटरनली अफेक्ट करती है, जो कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, उनमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो हमको इंटरनली इफेक्ट करती है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होते हैं जो आउटसाइड फैक्टर्स होती हैं। ठीक है, इसको भी दो सेक्शन में बांटा गया है, एक है आपका माइक्रो और एक आपका है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो से आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको डायरेक्ट या इमीडिएट इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस में। ठीक है, दिस एनवायरनमेंट हैज अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। ठीक है, जैसे कि कस्टमर, इन्वेस्टर, सप्लायर्स एक्सेट्रा, इसको हम आगे देखेंगे। मैक्रो क्या है,
मैक्रो एनवायरनमेंट ऐसा है जो हमको एक्सटर्नली या फिर बहुत बड़े पैमाने में हमको क्या करता है, इफेक्ट करता है, जैसे कि जो हमने पढ़ा था सोशल, पॉलिटिकल, लीगल या ग्लोबल, डेमोग्राफिक की सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी ये हमारे आएगा किसमें, मैक्रो एनवायरनमेंट में, जो कि बहुत बड़ा होता है। माइक्रो छोटा होता है और मैक्रो बड़ा होता है। ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब कि द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस अ कंपनी डिपेंड्स लार्जली ऑन competence, commitment, attitude, and motivation plays an important role in the success of organization। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम लाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेस को। क्यों लाएंगे? क्योंकि कंपनी चलाने के लिए लोगों की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है। तो जितने भी मैन पावर एक कंपनी में हुए रहते हैं वो डिपेंड करते हैं लार्जली उन ह्यूमन रिसोर्सेस में भी। ठीक है। तो इनको हमको वैल्यू करना जरूरी है। फिर इसमें वैल्यू सिस्टम भी आता है। वैल्यू सिस्टम में क्या है, द कंपोनेंट दैट आर पार्ट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सच एज कल्चर वर्क प्रोसेसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर विजन मिशन जो हर एक कंपनी का होता है, वो लेबर यूनियन, कॉर्पोरेट कल्चर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरनली होती है कंपनी के अंदर। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं, है ना, ये जितने भी आपके बुक में जितने भी और भी चीजें दी हुई हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको, ये कंपनी के अंदर तो रहते ही रहते हैं लेकिन इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दीज फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल बिकॉज द कंपनी हैज कंट्रोल ओवर देम। ठीक है। हम जो कंपनी के अंदर है उन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जो बिजनेस को एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं, तो ये कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो बिजनेस एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है क्या करने में, जो भी चेंजेस है उसे अडेप्ट करने में। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा कि चेंजेस जो है उसे समझने के, फिर उसे हेल्प करेगा वो जो चेंज हुए हैं उसे अडेप्ट करने में। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट और एक आपका है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट सॉरी माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, these factors constitute the immediate environment of the firm and influence the firm. These are not in control of the business, but the business can manage in a way that it can work alongside these forces and mold its strategies to be productive in spite of or because of these फैक्टर्स। तो माइक्रो एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल या बिजनेस उससे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन बिजनेस उसे इस तरीके से मैनेज कर सकती है कि जो भी माइक्रो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस है उसके अलोंग साइड हम अपने स्ट्रेटेजी और हम अपने प्रोडक्टिव ऑपरेशन हम कर सके। जैसे कि सबसे पहला है यहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट में जो कि हमारा कॉम्पिटिटर। ठीक है, द अदर प्लेयर इन द मार्केट हु वर्क विद द सेम रिसोर्सेज एंड टारगेट द सेम मार्केट। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर सबसे बहुत सारे सेम प्रोडक्ट में काम करते हैं। जैसे कि अगर हम टूथपेस्ट कंपनीज की बात करें तो कोलगेट एक टूथपेस्ट कंपनी है और एक पेप्सोडेंट भी एक टूथपेस्ट कंपनी है। दोनों एक ही बिजनेस में काम करते हैं जो कि क्या है, टूथपेस्ट, लेकिन कॉम्पिटिटर यहाँ पे दो है। तो वो सेम रिसोर्सेज भी यूज करते हैं और सेम जो मार्केट है उसे टारगेट भी करते हैं। ठीक है। फिर है सप्लायर्स, ऑल द सोर्सेस दैट प्रोवाइड्स द बिजनेस विद रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। तो सप्लायर्स होते हैं जो कच्चा माल या फिर जो रॉ मटेरियल सब प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, वो होते हैं सप्लायर्स।
ठीक है, सप्लायर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, जिनको लेके भी क्या होता है, जिनको लेके भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फिर आते हैं पार्टनर, ऑल दोज पार्टीज दैट वर्क विद द कंपनी टू हेल्प द कस्टमर सर्विस। दिस में इंक्लूड कंसल्टेंसी फर्म, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मार्केट रिसर्च एजेंसीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ने में ही समझ में आ रही है कि पार्टनर्स जो हेल्प करते हैं कंपनी को कस्टमर सर्विसेज के लिए। ठीक है, उनमें जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो जाती है, मार्केट रिसर्च एजेंसी हो जाती है, कंसल्टेंसी फर्म हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं हम पब्लिक में। पब्लिक मतलब एनी पार्टी और पार्टीज दैट कैन इन्फ्लुएंस द कंपनीज सर्विस टू कस्टमर्स। फिर कस्टमर्स वो होते हैं जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं, हम जो भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, फिर जो भी कंपनी हम या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे होते हैं, हम किस लिए चला रहे होते हैं, इन कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर्स क्या होते हैं, कंपनी के लिए टारगेटेड ग्रुप होते हैं, जो कि क्या होता है, हमारे एंड प्रोडक्ट वो यूज करते हैं। फिर आता है हमारा मीडिया, यहाँ पे द सोर्स थ्रू विच द कंपनी मार्केट इज थ्रू विच द कंपनी मार्केट्स इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मीडिया एक ऐसे भी माइक्रो एनवायरनमेंट है जो कि इफेक्ट करती है बिजनेस को। मीडिया मतलब जो कंपनी होती है उसके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है उसे मार्केट करते हैं, मतलब एडवर्टीज करती है थ्रू मीडिया। फिर आता है इंटरमीडियरीज, ऑल दोज ग्रुप्स थ्रू विच द सर्विसेज और प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी passes बिफोर रीचिंग द कस्टमर्स। तो इंटरमीडिएटरीज क्या होती है कि जो कंपनी बनाती है प्रोडक्ट वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं जाती, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, तो उनका भी रोल होता है माइक्रो एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी माइक्रो एनवायरनमेंट में आती है। फिर हम आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में, क्या है, these factors usually have a very big impact on businesses because they affect the industry as a whole. These comprises of economical factors। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या क्या होती हैं, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। अगर ये चेंज होगा तो ये सिर्फ आपके बिजनेस पे नहीं और बहुत सारे या फिर आपके रिलेटेड जितने भी, अब जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर वहां पे मान लीजिए अगर कोई चेंजेस होगा तो सिर्फ आपकी कंपनी में सिर्फ चेंज नहीं होगा, जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो उसमें काम कर रहे हैं उन सब पर ये क्या होगा, इम्पैक्ट डालेगा। वैसे ही टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी होता है। ठीक है, वैसे ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। मैं इसे रिपीट नहीं कर रही क्योंकि मैं आपको एक बार से समझा चुकी हूँ। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्लाइमेट चेंज इन वेदर, एनवायरमेंटल पॉलिसीज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। फिर है पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और लीगल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये ऐसे हैं जो बहुत बड़े पैमाने में बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व थी, सबसे पहले थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके हमने देखा कि उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या चीजें एसेंशियल है, कि क्या क्या चीजें वो हमको हेल्प कर सकता है, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज में, है ना, इफेक्टिव मार्केटिंग, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए, है ना, जो चेंज हो रहा है उसको अडेप्ट करने के लिए, है ना, ये सारी चीजें हमको बिजनेस एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है। ठीक है, फिर हमने उसके कंपोनेंट्स देखे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था मल्टीफीरियस इन नेचर, मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं। हमने बहुत सारे टाइप भी उसका देख लिया कि कौन कौन से टाइप थे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, है ना, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। ये सारे टाइप है बिजनेस एनवायरनमेंट के, जिसको स्टडी करना जरूरी होता है हर एक बिजनेसेस को। ठीक है, फिर हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं।
ठीक है, एक होता है इंटरनल और एक होता है सॉरी बिजनेस एनवायरनमेंट। दो चीजों पर होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब वो होती है जो बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करती है, जिसको बिजनेस क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जो कि बिजनेस को एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं और जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका माइक्रो और दूसरा आपका मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होते हैं जिनको जिन पर बिजनेसेस का डायरेक्ट या बोल सकते हैं कि इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जिसे हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन बिजनेस को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि वो हमारे बिजनेसेस को हेल्प करे ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट वो होते हैं जो आपके बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने में आपको इम्पैक्ट डालते हैं और जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत ब्रीफली समझते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है, देखिए हर एक कंपनी अपने ऑपरेशन के लिए स्वॉट एनालिसिस करती है। देखिए स्वॉट का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है एस फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। ठीक है, तो ये एनालिसिस करती है कि उस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, उसके क्या वीकनेस है, कंपनी के पास क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, अपॉर्चुनिटीज के वो क्या फायदा उठा सकती है, और जो टी है और क्या थ्रेट हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होता है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस क्या होंगे। जैसे आपको ये पिक्चर में समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस का मतलब ऐसे बिजनेसेस जो अपने सिर्फ प्रोडक्ट में ध्यान देते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट में जो ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर या हाँ कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेसेस, मतलब ऐसे बिजनेसेस जो आपके सिर्फ कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस क्या होते हैं? प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन विच अ कंपनी फोकसेस ऑन एक्सक्लूसिवली इन अ सिंगल प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, पुटिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट emphasis on the product quality and performance। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस यहाँ पे सिर्फ ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं जो कि सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर क्या करे, मेन फोकस करे, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, उनका क्या इम्पैक्ट होगा कस्टमर्स पर, ये चीजें यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अ बिजनेसेस दैट follows a product oriented strategy strives to create a high quality product that attract consumer। product oriented utilizes various tools, ये बहुत सारे टूल्स इन यूज करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीजें सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, प्रोडक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके एक एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस चलाने के लिए। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विथ researching customer preference, the ability of a company to focus exclusively on a product result in superior product and simplification of the manufacturing process। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस का सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हम खर्चा करते हैं कस्टमर के प्रेफरेंस को जानने के लिए, वो यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सुपीरियर बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को सुपीरियर बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी इंक्लूड द फैक्टर that that products may require improvement each time changes in technology occur and can cause numerous missed market opportunities to exploit।
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए कि इस मार्केट में क्या होता है कि बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट दिन ब दिन चेंज होते रहते हैं, और मल्टी मल्टी वो होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कि चेंजेस लाते रहते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो चेंज है उस पर वो लोग क्या करके कोप अप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिससे बहुत सारे मार्केट अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो मिस हो जाती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस में। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस दो कंपनी का यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले एक है आपका एप्पल कंपनी, और दूसरा है आपका टेस्ला। ठीक है, एप्पल इज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन, क्वालिटी एंड डिजाइन। ठीक है, जो आईफोन यूजर्स हैं, अगर आप कोई चलाता होगा आईफोन यूजर्स या फिर एप्पल कंपनी, ये ऐसी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है। ये अपने सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देती है। ठीक है, ये ध्यान नहीं देती कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो प्रोसेस है फोन बनाने में जितना खर्चा है, जब उसको बेचते भी हैं तो इसका प्राइस हाई हो जाता है। ये कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान नहीं देते, ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर प्रोडक्ट की सुपीरियर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, वैसे ही है आपका टेस्ला। टेस्ला इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस। द कंपनी हैज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग and manufacturing electrical vehicles with advancement technology। ठीक है, तो टेस्ला भी एक ऐसी कंपनी, आप लोग जानते होंगे टेस्ला एक कौन सी कंपनी है, टेस्ला आपको पता है? एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये कार बनाती, इलेक्ट्रिकल कार बनाती हैं, जो ये इस पर फोकस करती है, किस पर? एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर मेन फोकस करती है, और उसके डिजाइन पे, उसके हाई परफॉर्मेंस में ये ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, इसके कुछ यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि इनोवेशन, इंटरनल मार्क इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रोच इज सुटेबल व्हेन मार्केट डिमांड इज हायर देन सप्लाई। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस जो हैं ये कब सुटेबल होते हैं? जब हमारा मार्केट डिमांड हाई होता है सप्लाई से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली इसका प्राइस भी बढ़ जाता है। फिर कस्टमर अवेयरनेस, फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए, जैसे कि हमने इसका डिसएडवांटेज पढ़ा था कि इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए, तो ये किसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। नेक्स्ट हम आते हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस में। कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस, हम इसको मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मेन ये किस चीज पे फोकस करता है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि मार्केट ओरिएंटेशन concentrates entirely on consumer needs and satisfaction. A company uses market orientation strategy seeks to discover consumer need and responds to the need in the best possible manner since satisfying the customer। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस से बहुत अपोजिट है। ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड उससे बहुत अपोजिट है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड में सिर्फ प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर सिर्फ ध्यान दिया जाता था, लेकिन कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट में हम सिर्फ कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर का नीड क्या है ना, उनके रिस्पॉन्सेस क्या है, उनको क्या जरूरत है, ये बेस्ट पॉसिबल मैनर से उनको फुलफिल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो मार्केट ओरिएंटेड यूटिलाइजेस मार्केट टेस्टिंग, मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर फोकस, कस्टमर फोकस टूल यूज करती है। ठीक है, इसका एक डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व हाई मार्केट रिसर्च कॉस्ट, कंटिन्यूस इंटरनल चेंज दैट में डिस्टरप्ट एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक देख ले। सबसे पहले सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट हमको उनको पहुंचाना है, ताकि सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट होगा तो अल्टीमेटली कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, मीट्स द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन, हम पहुंच पाएंगे। कस्टमर का ट्रस्ट मिलता है, रियलिस्टिक प्राइसेस में हम उनको देते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और कस्टमर की जो वॉइस होती है, मतलब कि यहाँ पे फीडबैक का मतलब होता है, यहाँ पे कस्टमर्स वॉइस का मतलब फीडबैक।
ठीक है, तो जो फीडबैक होता है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड या मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस का सबसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, जो कि है Amazon कंपनी। ठीक है, Amazon इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ consumer oriented businesses. The company has built its success on understanding consumer need and preferences. ठीक है, प्रोवाइडिंग अ वास्ट कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्पिटेटिव प्राइस एंड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। जैसे कि आप लोग को पता ही है, Amazon, आप सभी लोग के पास Amazon का एक ऐप होगा जिसमें से आप ग्रोसरीज या इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लोग ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो Amazon एक ऐसी कंपनी है जो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पर ज्यादा ध्यान देते हुए अपनी कंपनी को और बदलाव अपनी कंपनी में और चेंजेस लाती है। फिर नेक्स्ट आपका कोको कोला कंपनी, ये एक अनदर एग्जांपल है कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस का। जैसे कि द कंपनी इन्वेस्ट हेवली इन मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग टू अंडरस्टैंड इट्स कंज्यूमर एंड डेवलप प्रोडक्ट दैट रेजोनेट विद देम। ठीक है, तो कोको कोला भी ऐसी कंपनी है जो कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस में इन्वॉल्व है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हाईली फोकस करती है कंज्यूमर प्रेफरेंस पे, ऑफर करती है रेंज ऑफ बेवरेजेस इंक्लूडिंग सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर, जूस, स्पोर्ट्स ड्रिंक, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ये बोला जाता है कि एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए ये जो बोथ अप्रोचेज हैं, बिजनेस ओरिएंटेड और कंज्यूमर ओरिएंटेड, इन दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बोथ product oriented and consumer oriented approaches have their strength and weaknesses. Business must find the right balance between the two approaches लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये दोनों प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड कंज्यूमर ओरिएंटेड, ये दोनों अप्रोच को एक परफेक्ट बैलेंस में लाना जरूरी है, ताकि बिजनेस लॉन्ग टर्म गोल क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, कैसे करेगा? सबसे पहले कंडक्ट करेगा मार्केट रिसर्च, जिसमें इन्वॉल्व होगा क्या, कंज्यूमर, इन्वॉल्व कस्टमर इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जो हम मार्केट रिसर्च करेंगे उस रिसर्च में ये चीज भी इंक्लूड होंगी कि कंज्यूमर को एक्चुअल में चाहिए क्या। फिर उसी तरीके से, जो कंज्यूमर को चाहिए उसी तरीके से हम प्रोडक्ट का क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, फॉस्टर अ कस्टमर सेंट्रिक कल्चर, फिर कंटिन्यूसली इनोवेट एंड इम्प्रूव। ठीक है, तो ये दोनों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बिजनेस को दोनों अप्रोचेस का एक राइट बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ताकि बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेस पा सके। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्ट्रेटेजीज कैन हेल्प बिजनेसेस क्रिएट हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड ऑल्सो एड्रेस द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ देयर टारगेट कस्टमर्स। ठीक है, तो ये कैसे होगा? सबसे पहले हम कंडक्ट करेंगे मार्केट रिसर्च। ठीक है, मार्केट रिसर्च में हमको क्या पता चलेगा कि कस्टमर्स की नीड, प्रेफरेंस, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें पता करेंगे। ठीक है, पता करने के बाद हम इस तरीके से प्रोडक्ट को बनाएंगे कि जो प्रोडक्ट इस तरीके से प्रोडक्ट को बनाएंगे जो कस्टमर चाहता हो। ठीक है, फिर हम प्रायोरिटाइज करेंगे कस्टमर सेंट्रिक कल्चर को, कि उनको ये चाहिए तो हम कोशिश करें कि उनको वही प्रोवाइड करें, ताकि उनको उनके सेटिस्फैक्शन लेवल तक हम उनको पहुंचा सके। फिर इसमें आएगा हमारा कंटिन्यूसली इनोवेट एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हर बिजनेस को कंटिन्यूसली इन चीजों पर इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए, ताकि हम पीछे ना रह जाए। तो कंटिन्यूसली इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट हर एक प्रोडक्ट के लिए चाहिए।